देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज। दोस्तों, सप्रेम जय भीम। हम एडवोकेट सुधीरेश तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती, महाराष्ट्र। दोस्तों, परिचय एक खास शख्सियत का इस सेगमेंट में हम आज एक प्रख्यात मशहूर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एक महिला का परिचय करने जा रहे हैं। आज हमारी ब्लू टाइगर की टीम यवतमाल जिले के नेर इस गांव में हम लोग पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आइए उस एक प्रख्यात समाज सेविका से बातचीत करते हैं और उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, उनके सामाजिक कार्य के बारे में, उनके शिक्षा क्षेत्र के योगदान के बारे में, और अभी फ़िलहाल में वो कौन से प्रोजेक्ट चला रही है और भविष्य में उनकी कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, इस तमाम चीज़ों के बारे में उनसे जान लेते। ताई सप्रेम जय भीम। जय भीम। ताई, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मैके का है कंचन नारायणवीर। हाँ। और जो ससुराल में ब्याही गई हूँ वहाँ का नाम है कंचन प्रदीप कामले। कंचन प्रदीप कामले। तो मैडम, आपने जो शिक्षा है, आपकी पढ़ाई है, तो वो पढ़ाई आपने कहाँ तक की और कौन से स्कूल में, कौन से गांव में, कौन से शहर में आपने पढ़ाई की है? जैसे कि मेरा जन्म चोरखोपड़ी गांव में हुआ, जो बहुत ही बैकवर्ड गांव है। वहाँ पे चौथी तक पढ़ाई थी। तहसील कौन सी आती है? वो दारवा तहसील में, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। तो चौथी तक वहाँ पढ़ने के बाद फिर 5वीं में मेरे पापा के मौसी के गांव में मैं पढ़ी 5वीं क्लास। अच्छा। फिर मेरे अंकल एक जॉब पर लगे सिंडिकेट बैंक में। अच्छा। तो फिर हम यवतमाल में, मेरे 4 काका, मेरी बुआ और मैं, ऐसे मिलकर हम 7 लोग यवतमाल में पढ़े। तो आपने कहाँ तक, 12वीं तक पढ़ाई की? 12वीं तक पढ़ाई की, लेकिन 10वीं में मेरे अंकल का घर बन रहा था। हाँ। तो 10वीं में मैं हॉस्टल में रही 1 साल। अच्छा। तो फिर वहाँ पर मुझे हॉस्टल में रहने के बाद पता चला कि अनेक जो लड़कियां हैं जिसको संधि मिले हैं पढ़ाई की, जैसे गांव में हॉस्टल नहीं रहते थे, बसेस नहीं थी तब, अब तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। तो कोई मामा के घर में, कोई दादी के घर में, कोई किसी के घर में रहते थे, तो कभी कभी अत्याचार भी होता था। तो हॉस्टल एक अच्छा पर्याय था पढ़ाई का। बिल्कुल। और वहाँ पर जैसे कि समवयस्क लड़कियाँ रहती है, तो आचार विचार भी प्रगल्भ हो जाते हैं, एक दूसरे के विचार भी एक दूसरे को मिलते हैं। हाँ। तो फिर मैंने वही संकल्प किया था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो फिर ऐसे ही कुछ काम करूँगी। अच्छा, यानी ये जो जोत लगी आपके सामाजिक काम करने की, वो 12वीं में ही, वो आपके 10वीं में आपके दिमाग में वो आया, और बाद में फिर आपने सोचा कि जब अपनी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो दीदी, ये सब आपकी पढ़ाई होने के बाद में आपकी शादी कौन से वर्ष में हुई? जैसे कि मेरी 12वीं हो गई थी, 12वीं में मैं मेरिट में आई थी। हाँ। तो मेरा डीएड को भी नंबर लगा था। हाँ। लेकिन पहले के ज़माने में जैसे लोग थे ना कि जल्दी शादी करवा देते थे। अच्छा। तो शादी करवाने के बाद पापा बोले कि तुम्हारे घर जाकर पढ़ाई करो। फिर मिस्टर बोले कि अभी समझो 1 ही साल हुआ है, अगले साल कर लेना। तो अगले साल फिर बच्ची हो गई, तो एक वो डीएड करने का रह गया मेरा, ऐसे करके। तो डीएड रह गया। हाँ। अच्छा। तो ये जो फिर आपने जो आपका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए आपने क्या कोई संस्था का निर्माण किया, कोई एनजीओ का निर्माण किया, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया? तभी क्या हुआ था, बच्ची होने के बाद मेरी, जैसे शादी के 2 साल के बाद महिला आर्थिक विकास महामंडल का निर्माण हुआ था महाराष्ट्र में। हाँ। तो तब महिला आर्थिक विकास महामंडल का भी निर्माण हुआ था और पीप का भी निर्माण हुआ था।
अच्छा हाँ, तो उसमें मैंने फिर महिलाओं के लिए काम करना शुरू कर दिया। अच्छा हाँ, कुछ साल के बाद मैं महिला विकास महामंडल में महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते थे, अच्छा। व्यावसायिक ट्रेनिंग। हाँ। तो उसी दौरान मुझे पता चला कि जो भी मैंने सपने देखे थे बचपन में, तो उसके लिए संस्था का निर्माण होना बहुत जरूरी है। तो आपने कौन से वर्ष में कौन सी संस्था का निर्माण किया? जैसे कि नाबार्ड है, स्टेट बैंक है, एमसीडी है, इनके माध्यम से फिर महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण प्रोवाइड होने लगे थे। तो फिर मैंने क्रांति ज्योति महिला प्रशिक्षण केंद्र नाम से एक क्रांति ज्योति महिला प्रशिक्षण केंद्र, क्रांति ज्योति महिला प्रशिक्षण केंद्र यानी 3.5 माही के नाम से हाँ। आपने निकाला जी। अच्छा, तो ये कौन से वर्ष की बात है? 2002 में मैंने निकाला। 2002 यानी अभी उसको कम से कम 23 साल हुए हैं। हाँ, 23 साल हुए। तो फिर इसके माध्यम से आपने अभी कौन से आपने प्रोजेक्ट शुरू जैसे कि किए? मैं गांव में भी जाती थी, महिलाओं के लिए काम करती थी, हाँ तो वहाँ मैंने विधवा परित्यक्ता महिलाओं को इकट्ठा किया। अच्छा उनके बच्चों को यानी कि पढ़ाई के लिए एडॉप्ट करना शुरू किया। जैसे हाँ। कि उनकी जो पढ़ाई होती थी, हाँ। उनको किताबें प्रोवाइड कराना, जो साहित्य थे पढ़ाई के लिए लगता था साल भर का, तो ऐसे जो मेरे दोस्त वर्ग है उनसे मैं डोनेट लेती थी, उन बच्चों को वो खरीद कर साहित्य देती थी, शालेय साहित्य, हाँ, ताकि उनको शिक्षा का साहित्य, हाँ, किताबें, जी जी जी, दफ्तर, जी। अच्छा तो ताकि उनको वो मदद हो सके। तो अच्छा। फिर बाद में जैसे कि मेरे मिस्टर को हमने बताया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे ऐसे ऐसे सपने हैं। तो फिर 2010 में हमने 2 एससी आश्रम स्कूल शुरू किए और अच्छा। 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए, जिनका नाम था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, तो फिर 2010 में शुरू किए। हाँ, तो यहाँ पर अरे आपने वसति गृह की यानी लड़के और लड़कियों की दोनों की रहने की सुविधा आपने? जैसे कि लड़कियों का हॉस्टल अलग से है सामाजिक न्याय विभाग का, अच्छा। उसकी मान्यता ली मुंबई से। हाँ। तो 2009 में शुरू किया था मैंने, 24 लड़कियों का वसति गृह है। अच्छा। और फिर उसके पहले भी महिलाओं के लिए काम करती ना, जैसे 99.5 से मैंने काम करना शुरू किया। हाँ। तो उसमें जेंडर का प्रशिक्षण है, महिला विधवा परित्यक्ता महिलाओं को स्वाभिमान से जीना चाहिए, इसके लिए मैं अलग अलग नहीं, वो बहुत सारी जो बातें हैं वो तो रोजगार के प्रकल्प आपने चलाई, उनको आर्थिक रीति से मजबूत आपने करना सिखाया, आपने प्रबोधन किया और आपने उनको गाइडलाइन दी, ये आपका काम हो रहा था। लेकिन उसको मूर्त जो छात्र और छात्राएं जो थी उनके भविष्य को जो बनाने का जो महत्वपूर्ण काम था शिक्षा, तो 2009-2010 में आपने शुरू की और तब से लगातार ये शुरू है। तो अभी फिलहाल में अपने वसति गृह में कितने छात्राएं पढ़ रही है और कितने छात्र अपने पास में? जैसे कि 24 लड़कियां हैं वसति गृह में। अच्छा। और 35 तक लड़के छात्र है। हाँ, तो ये आपने विशेष रूप से एससी और एसटी के अपन एसटी के लेते हैं और ओबीसी के भी लेते हैं। और कौन से वर्ग से लेके तो कौन से क्लास तक? पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों, पहली से लेकर 12वीं तक हाँ, उनका के यानी 2009। अभी आपको यानी ये जो आपने छात्रावास जो आप चला रहे हैं और बच्चों को शिक्षा देने का जो काम कर रहे हैं उसको लगातार ये 15 वर्षों से शुरू है। अच्छा, तो अभी हमें ये भी पता है कि उसके साथ साथ आपको कविता लिखने का बड़ा छंद है। जी। तो आप कितने वर्षों से कविताएं लिख रही है? मैं तो 7वीं में थी तब से मैं कविता लिखती हूँ। अच्छा, तो और आप कौन सी भाषा में कविताएं लिखती है? मैं मराठी और हिंदी में कविता लिखती हूँ। अच्छा। और कुछ मेरी जो मराठी की कविताएं थी उनको लोगों ने बहुत सहारा और उसकी 14 भाषाओं में भी ट्रांसलेट करा। क्या बात है। तो अभी ये जो कवि सम्मेलन होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, राज्य स्तरीय होते हैं, तो ऐसे भारत में या अपने राज्य में आपने कौन से जगह में आप उसमें शरीक हुई है कवि सम्मेलन में? सर मैं तो 200-300 से ज्यादा कवि सम्मेलनों में मैंने भाग लिया है। राज्य के बाहर भी आप गई है क्या? राज्य के बाहर भी गई हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे कि हरियाणा में गई हूँ, पंजाब में गई हूँ, दिल्ली में एक बार गई हूँ। क्या बात और अपने महाराष्ट्र के जो हास्य सम्राट कर है मिर्जा रफी बेग, हाँ, उनके साथ भी यवतमाल के हाँ, उनके साथ भी मैंने 100 से ज्यादा स्टेज प्रोग्राम किए हैं। क्या बात है। तो आपको ये जो कविता है उसके माध्यम से विशेष रूप से शिक्षा का महत्व, उसके बाद में स्त्री सबलीकरण, उसके बाद में राष्ट्रीय एकात्मता और उसके बाद में समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं उसके खिलाफ में आप जन जागृति कर रही है। हाँ, जो कविता के माध्यम से हम कम शब्दों में हाँ, अच्छी बात, क्योंकि भाषण 2 घंटे 3 घंटे लोग सुनते नहीं है, तो कम शब्दों में हम परिवर्तन का काम आप कर रही है। तो ये सब करते समय
आपको पूरे राज्य में बोलिए या संस्था से बोलिए, आपका जो सामाजिक योगदान है, शिक्षा क्षेत्र में योगदान है, इसका दखल लेकर बड़े बड़ी संस्थाओं ने और कुछ शिक्षण संस्थाओं ने और कुछ एनजीओ ने आपका सत्कार किया होगा। तो आपको ऐसा अंदाजन आपको अभी तक के कितने पुरस्कार मिले हैं? सर अभी तक तो 130 के आसपास मुझे पुरस्कार मिले हैं। हाँ। लेकिन मेरे जीवन में 3 पुरस्कार ऐसे हैं हाँ। क्योंकि जैसे कि मैंने बीप का काम शुरू किया था, हाँ। यानी कि सरकार ने आदेश दिया था कि बीप का काम शुरू करना है, तो सीओ ने जैसे कि तहसीलदारों को आदेश दिया था कि महिलाओं को इकट्ठा किया जाए या चुनाव किया जाए महिलाओं का काम करने के लिए। तो वो कुछ कर नहीं पाए, तो फिर मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे काम शुरू होने वाला है महिलाओं के लिए। तो फिर मैं खुद ही अपने आप ही गांव में गई, महिलाओं को अवेयरनेस किया। तो मैंने 40 महिलाओं को तब के ज़माने में, जबकि वो 20 साल के पहले, तो जो मैं निकलती भी नहीं थी घर के बाहर, निकलती नहीं थी, तो घर के लोग भेजते नहीं थे। जी। तब मैंने 40 महिलाओं को इकट्ठा किया। तो मंत्रालय से मुझे नंद कुमार सर विजिट के लिए चोरखोपड़ी आ गए। क्या बात है। तो उनके साथ तहसीलदार, बीडीओ, थानेदार सब लोग थे। वो मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार था। अच्छा। पहला पुरस्कार मेरा। हाँ। दूसरा पुरस्कार जो कि मैं शिक्षा में जो काम कर रही हूँ, गाँव की महिलाओं को मैंने पढ़ाया है, रात की भी स्कूलें चलाई हम लोगों ने, और जो आंगनवाड़ी सेविका है उनको भी हमने प्रशिक्षित किया। तो मुझे एक सम्मान मिला था जो कि 11 देशों के राजदूतों ने मेरा सम्मान किया था मुंबई में। क्या बात है। जी। तो पुरस्कार का नाम क्या था उसका? इसका पुरस्कार का नाम है जैसे कि अरब एशिया अवार्ड। अरब एशिया अवार्ड 11 देशों के एम्बेसडर, उनके मौजूदगी में आपको पुरस्कार दिया गया। अच्छा। और एक था पुरस्कार के सुपर वुमन करके जो दिल्ली में हुआ था। अच्छा। हाँ। यानी आपको राज्य स्तरीय भी पुरस्कार मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी पुरस्कार मिले हैं, और राष्ट्रीय स्तरीय भी आपको पुरस्कार मिले हैं। यानी आपको काम करने के लिए आपको इन पुरस्कारों के माध्यम से नई ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है। तो आपके अभी ये जो 2009-10 से जो आपके यहाँ के छात्राएं पढ़कर निकली है, तो उसमें से कुछ 10-20 ऐसे छात्राएं बता सकते हैं कि किसी 10-20 नहीं सर, कौन से क्षेत्र में विशेष करके 200 के आसपास हमारे बच्चे जो है। ज़्यादातर मैं उन बच्चों का चुनाव करती हूँ जो विधवा परित्यक्ताओं के बच्चे हैं, जैसे आत्महत्याग्रस्त किसानों के बच्चे हैं, या जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं। अच्छा। या फिर जो लोग है ना उस कटाई के लिए जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। तो ऐसी लड़कियों को हम जाकर पढ़ाई के लिए हमारे पास तो गन्ना कटाई वाले वो मराठवाड़ा के बच्चे यहाँ पे आते हैं। मराठा के भी, भोपाल से लेकर यहाँ तक कि चंद्रपुर के आसपास के भी बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। तो नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपने जो बता रही हूँ मैं कि जैसे किस क्षेत्र में गए आपके स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिशियन क्षेत्र में गए हैं, कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है। तो एक जैसे कि 60-70 तो लड़कियाँ नर्सिंग में गई है। अच्छा। हाँ। और अदर कोर्स में भी कुछ कोर्सेज करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। 2 लड़कियां बैंक में लग चुकी हैं। अच्छा। 2-3 लड़कियों ने जैसे बीएससी किया था, तो उसके बाद बीएड किया, तो आज वो शिक्षा क्षेत्र में अध्यापिका बन रही है, अध्यापिका बन गई है। हाँ। और एक इंस्पेक्टर बन गए हैं बेटा हमारा, जो कि पहली बैच करते हैं। पहली बैच के थे, वो चंद्रपुर में है। तो वो बच्चे जब आपको मिलने आते होंगे 2 साल में, 3 साल में, तो आपको लगता होगा कि हमने जो छोटा सा पौधा लगाया था उसमें आज फल लगे। बड़ी संतुष्टि होती है। मेरे मिस्टर जैसे है ना, मेरे मिस्टर के तो बहुत ही नज़दीक है सभी बच्चे। अच्छा। क्योंकि वो ज़्यादा समय उन बच्चों के साथ में ही रहते हैं। मैं भी रहती हूँ, लड़कियों के साथ में मैं रहती हूँ, लड़कों के साथ में वो ज़्यादा रहते हैं। तो अभी आपने जो सामाजिक क्षेत्र की आपका जो जीवन शुरू हुआ था शादी के बाद में, तो लगातार आपने सामाजिक क्षेत्र में, हॉस्टल तो आपने 2009 से शुरू किया, वो 15 साल हुए। तो आपके सामाजिक क्षेत्र का जो कार्यकाल है वो अंदाजन कितने वर्ष पूरे हुए? 25 साल पूरे हुए हैं आपके? सर मैं 14 साल की थी तब से मैंने काम शुरू किया था। अरे बाप रे। हाँ, फिर बाद में तो ये शासकीय और बाकी संस्थाओं से जुड़कर मैंने काम शुरू किया। यानी सामाजिक क्षेत्र से आपका जो संबंध रहा है, कम से कम उम्र की 14 साल, कम से कम 30 वर्ष तो आपके पूरे हो गए। जी। अच्छा। तो अभी ये जो आप कभी कोई नौकरी भी करती थी या
कहीं क्लार्क बनती थी या लेडीज़ पुलिस बनती थी या नर्सिंग में जॉब करती थी या कहीं बैंक में लगती थी, वो सब नौकरी नहीं करी आपने, और आपने इस सामाजिक क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में समर्पित भाव से आपने जो काम किया है, तो क्या आप आपके सामाजिक जीवन से और इस सामाजिक कार्य से क्या आप संतुष्ट हैं? जी, बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि देखिए जैसे कि हम हॉस्टल में रहती थी, तो हमारे 40 लड़के हम एक क्लास में थे हॉस्टल में। हाँ। उसमें से 37 लोग अब जॉब में हैं। क्या बात है। हमारी बैच की लड़कियाँ, हाँ। जो बहुत गरीब घर की थी, लेकिन हमारे क्लास में हमने गेट टुगेदर कार्यक्रम में सब मिले थे, तो सब ने बोला कि मेरे पास गाड़ी है, घर है और मेरे बच्चे ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला मुझे मेरी सहेलियों में एक भी कि भाई दूसरे के जो रोता हुआ बच्चा है उसको कोई मदद की हो या उसके जीवन में कोई खुशी लाई हो। हाँ। लेकिन मैंने बचपन से जो मुझे संस्कार मिले थे एक टीचर के माध्यम से, तो वो संस्कार आज कितने लोगों का जीवन बनाकर गए हैं। बहुत बढ़िया है ना, कितनी महिलाओं को रोजगार मिला है, कितनी महिलाओं को सपोर्ट मिला है हमारे माध्यम। यानी आपने एक उनको सेटिस्फेक्शन सही दिशा देने का काम किया है, उनको शिक्षा आपने दी है, उनको रोजगार मुहैया कराया है, और उनके जो छात्र और छात्राएं, उनके जो बच्चे हैं, वो भी आज अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं पढ़ लिख कर। तो अभी आप में अभी भविष्य में कोई आपकी नया प्रोजेक्ट या कोई प्रकल्प या ऐसी आपकी कोई इच्छा या कोई मंशा कि ये आपको कोई ऐसे दिल में अभी ऐसी मंशा बाकी है कि मुझे भविष्य में यहाँ से इस संसार से अलविदा करने से पहले मेरा एक काम और बाकी है जो मुझे यहाँ संसार को अलविदा करने से पहले करना है, ऐसी कोई आपकी मंशा है दिल में? जी सर, जैसे कि मैं ये काम कर रही थी तभी मैंने एक छोटे से भिक्षु को भी दत्तक लिया था जो 11 साल के थे। अच्छा। वो 25 साल के हो गए हैं। हाँ। और 3 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा। तो उनके साथ में समाज परिवर्तन का यानी कि धर्म का भी काम कर रही हूँ। अच्छा। मेरा एक जीवन का उद्देश्य है कि जैसे कि हमारे बच्चे जो है आगे शिक्षा का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा सारी शिक्षाएं जो है वो अभी खरीदी जा रही है। बिल्कुल। तो हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा बड़ा वाला स्कूल बनाया जाए, जैसे कि वहाँ से अनेक डिग्रियाँ बच्चे को मिले ऐसा। अच्छा। हाँ, यानी कॉलेज टाइप। जी, कॉलेज टाइप, जैसे MCVC, MBA, फार्मेसी। अच्छा। और जैसे कि धर्म का प्रचार हो, इसके लिए भी एक मॉनेस्ट्री बनाने का सोच रहे हैं। यानी 2 अटैचमेंट रहेगा उसका, जैसा नागलोक में है, नागपुर में। यानी वहाँ पे नीतिमान बच्चे अगर पैदा होंगे तो नीतिमान बच्चों को अगर हम लोग निर्माण करेंगे तो वो सामाजिक एहसास उनमें रहेगा, उनका चरित्र अच्छा रहेगा और वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकेंगे। तो वो आपका भविष्य का एक आखिरी मुकाम है जिसमें आप MBA कॉलेज निकालना चाहती है, उसमें आप ITI कॉलेज निकालना चाहती है, MCVC निकालना चाहती है और जूनियर और सीनियर कॉलेज निकालना चाहती है। वहाँ 1000-2000 बच्चे वहाँ पढ़े और उसके साथ साथ में वहाँ पे मोनेस्ट्री, जहाँ वहाँ पर धम्म का भी ज्ञान हो ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो गलत रास्ते से ना जाए कर। तो कंचन मैडम, हम लोग ऐसे इधर दारवा से कुछ काम से आए थे और आपसे बार बार फ़ोन पे बात होती थी, व्हाट्सएप पे बात होती थी, और आज हमारा भाग्य कि आज आपसे हम रूबरू हो पाए, आपसे मुलाकात हुई और आपके सामाजिक कार्य के बारे में और शिक्षा के क्षेत्र के बारे में और धम्म कार्य के बारे में आपसे हम रूबरू होके आपसे जानकारी प्राप्त हम कर सके, इसलिए हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं और हम ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपके इस आने वाले प्रोजेक्ट के लिए हम आपके लिए सद्भावना व्यक्त करते हैं और आपका ये जो कारवा है आपके आखिरी दम तक के यूं ही चलता रहे और ये राष्ट्र निर्माण का काम आपके हाथों से ऐसा ही होता रहे, ऐसे हम कामना करते हैं। अब यहाँ हम अपने संवाद को, अपने बातचीत को विराम देते हैं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, धन्यवाद। तो दोस्तों, अगली बार परिचय एक खास शख्सियत का इसमें हमने कांचनवीर अर्थात कांचन कामले जी से हमने आज बातचीत की है। तमाम जानकारी आपको हमने अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई है, उनका परिचय करवाया है। अगली बार परिचय एक खास शख्सियत का इस सेगमेंट में किसी एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद।
सर ये अच्छा। मेरा बर्थडे था ना। अच्छा। हम मुंबई के जुहू चौपाटी पर हमने जो देशभक्ति गीत भी गाए थे। अच्छा। जुहू चौपाटी को पूरा बच्चों के हाथ आप ये जो आपके आप पूरे वर्ष भर में जो सामाजिक काम करती है, तो ये एनसीसी कैडेट के स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, ये आपको पुरस्कार मिल रहा है यहाँ पर, और ये है तो ये जो दिव्यांग है हाँ, उनकी ये दिव्यांग जन जागृति अभियान का है। ये आपकी आपका एल्बम में आपकी जो कविता आ गई है उसकी ये न्यूज़ है यहाँ पर। ये आपका सम्मान सत्कार समारोह के कार्यक्रम है। हमारी संस्था के माध्यम से हम लोगों को यानी कि प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा। सम्मानित किए थे तब हाँ, प्रोग्राम तो ये आपका कार्यालय है? जी है, ये हमारा संस्था का कार्यालय। सचिव का कार्यालय है। हाँ जी। ये बोर्ड ये आपकी इसके ये आपका मूल संस्था है हाँ, मूल ना? संस्था क्रांति का ज्योति महिला बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र, चोरखोपड़ी, तालुका दारवा, जिला यवतमाळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय शिक्षण विकास संस्थान नियर। जी, तो संस्था के माध्यम से काम कर रहा है। और ये आपका ये अनाज का भंडार है। हाँ, हमारा भंडार हाँ, है, सर। तो यहाँ से महीने भरे का राशन यहाँ के छात्र और छात्रा को आप उनको उपलब्ध कराते हैं, उनको भोजन के माध्यम से। ये आपके पेड़ पौधे, अच्छा पेड़ पौधे नहीं छूटे आपके? पेड़ पौधे बच्चे की तरह है हमारे। ये आपकी क्लास में नहीं, यहाँ बच्चे रहते हैं, लड़कियाँ अच्छा रहती हैं। लड़कियाँ रहती है। और ये किचन रूम है? किचन है। अच्छा हाँ, चलो इधर। बाबा साहब ये बुद्ध की मूर्ति आपने कहाँ से लाई है? सर ये मुझे एक बनते और एक प्राध्यापक सर है लातूर के, सोनू सर, अच्छा। उन लोगों ने डोनेट की है। अच्छा, ये क्लासरूम है। ये आपके गैदरिंग के कार्यक्रम के हाँ, है गैदरिंग के ना? अच्छा, साल में एक बार आपका गैदरिंग वगैरह होता है? साल में एक बार गैदरिंग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। गैदरिंग के कल्चरल प्रोग्राम्स। ये बाथरूम है सर, हाँ। ये व्यवस्था शौचालय और बाथरूम की व्यवस्था। अभी छोटा सा कैंपस है। वो पूरा हो जाएगा। पेड़ लगाया है अभी। आप उसको शुरू कीजिए, जो राज्यसभा में पकड़ लेते हैं अब। राज्यसभा का डोनेशन जैसा रहता है